नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स का जिससे प्रधानमंत्री डरा करते थे। इंदिरा गांधी डरा करती थी, मोरारजी देसाई डरा करते थे, चौधरी चरण सिंह डरा करते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह और राजीव गांधी भी डरा करते थे। उनको ये डर था कि ये शख्स प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसने जिंदगी में कभी लाल बत्ती नहीं ली, वो सिर्फ सांसद रहा और लगातार मंत्री के पद ठुकराता रहा और जब बना तो देश का प्रधानमंत्री बना। मैं बात कर रहा हूं बलिया के बाबू साहब की, देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की। बलिया में पैदा हुए और इलाहाबाद में पढ़े चंद्रशेखर ने अपनी जिंदगी में खूब पार्टियां बदली और बनाई। शुरुआत हुई 1951 में सोशलिस्ट पार्टी से, फिर वो लोहिया के दल में चले गए। चंद्रशेखर लोहिया का चेला बनने के लिए नहीं बल्कि उनसे किए गए झगड़ों के लिए याद किए जाते हैं। पहला झगड़ा, चंद्रशेखर इलाहाबाद पहुंचे उस समय के एक संत समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव को आमंत्रित करने के लिए। बलिया में छात्रों की एक सभा थी। आचार्य बीमार थे और वहां पर डॉक्टर लोहिया मौजूद थे। आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि आप डॉक्टर लोहिया को लेकर जाइए। लोहिया बोले, मुझे तो अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के लिए कलकत्ता जाना है, मैं कैसे जा सकता हूं। चंद्रशेखर ने तुरंत समाधान पेश किया, बोले आप हमारे साथ चलिए और वहां से मैं आपको जीप में बक्सर छोड़ दूंगा जहां से आपको कलकत्ता की ट्रेन मिल जाएगी। लोहिया तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर बलिया के उतरे, बोले जीप कहाँ है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जीप आपको शाम को चाहिए। डॉक्टर साहब बड़बड़ाने लगे। चंद्रशेखर को ये बात नागवार लगी। उन्हें लगा कि अगर मैं एक युवा नेता हूं और इतने बड़े नेता को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैंने अपने कहे का मान रखा होगा। लेकिन लोहिया दोपहर तक बड़बड़ाते रहे। चंद्रशेखर ने गुस्से में कह दिया, डॉक्टर साहब वो खड़ी है आपकी जीप और वो रहा रास्ता, हमें आपकी सभा और सदारत की जरूरत नहीं है, आप बेइज्जती मत करिए, कृपया करके चले जाइए। लोहिया सन्न रह गए। शायद ये पहला मौका था जब किसी युवा ने यूं तन कर उनकी बात का प्रतिकार किया हो। दूसरा वाकया, जब चंद्रशेखर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास बन गए। कांग्रेस में उन दिनों एक टर्म चला करता था युवा तुर्क, यानी ऐसे युवा नेता जो उग्र थे, पुरातनपंथी नहीं थे और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे। इसमें चंद्रशेखर थे, इसमें कृष्णकांत थे, इसमें मोहनलाल धारिया थे, इसमें रामधन थे। उन्हीं दिनों का एक वाकया है जब शाम के वक्त इंदिरा गांधी के आवास पर तमाम नेता जुटा करते थे देश और दुनिया के विषयों पर चर्चा के लिए। इंद्र कुमार गुजराल के सभापतित्व में एक किस्म का अनौपचारिक विचार विमर्श हुआ करता था। गुजराल के बहुत कहने पर एक बार चंद्रशेखर भी वहां पहुंचे और उस दिन इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। इंदिरा गांधी ने कहा, चंद्रशेखर क्या तुम कांग्रेस को समाजवादी मानते हो? चंद्रशेखर ने कहा, थोड़ा सा मानता हूं और थोड़ा सा मनवाना चाहता हूं, इसलिए आ गए। इंदिरा ने पूछा, इसके क्या मायने हैं? चंद्रशेखर बोले, कांग्रेस एक बूढ़े बरगद की तरह हो गई है, अगर मैं इसको समाजवादी रुख की तरफ नहीं मोड़ सका तो पार्टी को तोड़ दूंगा। इंदिरा अवाक रह गई। वो देश की प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस की अध्यक्ष और उनके सामने उनका बनाया हुआ एक सांसद इस तरीके से बगावत की बात कर रहा था। लेकिन उस वक्त इंदिरा को इन युवा तुर्कों की जरूरत थी, क्योंकि इंदिरा पार्टी में ओल्ड गार्ड के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। वो सत्ता पर और पार्टी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। 1971 के दौर में जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स खत्म किए और समाजवाद का नारा दिया, गरीबी हटाओ के नारे पर चढ़कर सत्ता में लौटी, तो उसके बाद युवा तुर्कों की अहमियत खत्म हो गई। और इसीलिए चंद्रशेखर उन चुनिंदा कांग्रेस नेताओं में से एक थे जिन्हें इमरजेंसी लगाए जाने के बाद विपक्ष के नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर को पटियाला की जेल में डाल दिया गया और बाबू साहब ने जेल में रहते वक्त सिर्फ एक काम किया, पटियाला की जेल में खाली पड़े मैदान को बगीचे में तब्दील कर दिया। पटियाला की जेल में तो फूल खिल गए, मगर चंद्रशेखर की जिंदगी में सफलता के फूल खिलने में अभी भी 13 बरस बाकी थे। 1977 में चुनाव हुए, विपक्षी दलों ने गठजोड़ करके जनता पार्टी बनाई। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चंद्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। वो सबसे ज्यादा जिस नाम के खिलाफ थे वो था मोरारजी देसाई का नाम, लेकिन जेपी के कहने पर वो मान गए। लेकिन एक बात उन्होंने जेपी की नहीं मानी और वो बात थी मोरारजी देसाई की कैबिनेट में मंत्री का पद स्वीकार करना। चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहे और हम सब जानते हैं कि 2-2.5 बरस में ही ये कुनबा आपसी भितरघात के चलते, एक दूसरे पर अविश्वास के चलते और प्रधानमंत्री के पद पर कई दावेदारों के चलते टूट गया, बिखर गया।
उन दिनों का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब बाबू जगजीवन राम ने जनता पार्टी पर अपने नेतृत्व की दावेदारी ठोक दी। कहा गया कि उनको जयप्रकाश नारायण का आशीर्वाद हासिल है। चंद्रशेखर बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक विरोधी थे, उनके राजनीतिक तौर तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। एक वजह यह भी थी कि बाबू जगजीवन राम सबसे आखिरी में कांग्रेस की नैया छोड़कर जनता पार्टी की पतवार पकड़ने वाले नेता थे। लेकिन चंद्रशेखर को जब पता चला कि जेपी ने भी बाबूजी को आशीर्वाद दे दिया है, तो वो जगजीवन राम के साथ हो लिए। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि जिस चिट्ठी के सहारे उन्हें मनाया गया है, वो चिट्ठी जयप्रकाश नारायण को ऐसी हालत में दिखाई गई थी जब वो ठीक से पढ़ भी नहीं सकते थे, उनकी सेहत बेहद खराब थी। और बाद में बकौल चंद्रशेखर, जब जेपी को ये पता चला कि उनके झूठे खत और दस्तखत के जरिए चंद्रशेखर को लाइन पर लाया गया है, तो वो फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने इतना ही कहा, मैं तो ये चाहता था कि 77 में ही चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। इस तरह की बातें कहकर चंद्रशेखर क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे? क्या ये कि युवा तुर्कों की सही नुमाइंदगी वही कर रहे थे और सत्ता के शीर्ष पर असली दावेदारी उन्हीं की थी? 11 नवंबर 1990 को बलिया की इब्राहिम पट्टी में पैदा हुए उस नौजवान का सपना पूरा हो गया। मैं उस शख्स को नौजवान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी सियासत में धारा के उलट चलता रहा, पद के लोभ से दूर जाता रहा और बेबाकी ऐसी कि खुलेआम कह देता था कि हाँ, जिन्हें आप माफिया कहते हैं वो सूर्यदेव सिंह मेरे दोस्त हैं। ऐसा बेबाक चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बना तो उसने शुरुआती कुछ हफ्तों में ही ये साफ कर दिया कि मैं कांग्रेस की कठपुतली नहीं हूं और राजीव गांधी के इशारों पर नहीं नाचूंगा। जाहिर सी बात है कि जैसे इंदिरा ने चौधरी चरण सिंह से समर्थन वापस लिया था, राजीव गांधी को वो करना ही था। वो थोड़ा सा राजनीतिक वक्त चाह रहे थे ताकि अपने संगठन की चूलें कस सकें और अगले चुनाव के लिए संगठन को फिर से तैयार कर सकें। और इसके लिए बहाना बने हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही। दरअसल राजीव गांधी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही संदिग्ध हालात में घूमते पाए गए। हल्ला मच गया राजनीतिक गलियारों में। कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर उस शख्स की जासूसी करवा रहे हैं जिसके समर्थन के बल पर वह प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। उस शाम को राजीव से चंद्रशेखर की मुलाकात हुई। चंद्रशेखर ने आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करूंगा। अगले दिन लोकसभा का सत्र था। इसकी हंगामा खेज होने के आसार थे, लेकिन चंद्रशेखर को झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि इस कथित जासूसी कांड के चलते कांग्रेस लोकसभा का बहिष्कार करने वाली है। चंद्रशेखर को समझ में आ गया था कि उनकी 7 महीने पुरानी सरकार के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। उन्होंने संसद के पटल पर त्यागपत्र देने की घोषणा की। घोषणा से ठीक पहले देवीलाल उनसे बोले, मुझे राजीव गांधी ने बुलाया है, मैं जाऊं क्या? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, जाइए और अपने प्रधानमंत्री पद के लिए भी बात करके आइएगा। चंद्रशेखर का यह दावा है कि उनके इस्तीफा देने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से तमाम हरकारे आए राजीव गांधी का संदेशा लेकर कि आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाइए और इस बार कांग्रेस के नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल करिए। चंद्रशेखर का वही पुराना युवा तुर्क अंदाज, उन्होंने इनकार कर दिया। 1991 के बाद भी चंद्रशेखर कई बार बलिया से ही लोकसभा का चुनाव जीते। उनके राजनीतिक शिष्य रहे मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी तो अलग बना ली, मगर गुरु के खिलाफ कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और शायद यही कृतज्ञता है कि चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर आज भी सपा के सांसद हैं। लोकसभा का चुनाव हारे तो मुलायम सिंह ने राज्यसभा में भेज दिया। आज के दौर में, आज के वक्त में चंद्रशेखर जैसे नेता को क्यों याद किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 वजहों से। एक, कन्विक्शन की लड़ाई। उस शख्स को ये यकीन था कि वो बड़ी, बेहद बड़ी चीज़ों के लिए बना है और इसलिए उसने कभी भी मंत्री का पद नहीं स्वीकार किया, हालांकि इसके भी अपने जोखिम हैं। और दूसरी बात, चंद्रशेखर की बेबाकी। वो खुलेआम कह देते थे, अगर उन्हें कोई विपक्षी पार्टी का नेता पसंद होता था, वो गुप्त मीटिंग में हुई मंत्रणाओं को भी जाहिर कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि नेता से जुड़ी हर चीज़ सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता की नुमाइंदगी कर रहा है। ऐसे थे चंद्रशेखर। कुछ और राजनीतिक किस्सों के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए वो वेबसाइट जो हम लोगों ने शुरू की है और जो ये दावा करती है कि हम सिनेमा, समाज, क्रिकेट और राजनीति के किस्से जनता की ज़बान में सुनाते हैं, thelallanTop.com।